नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, आज क्लास सेवेंथ में जो साइंस का चैप्टर हुआ है, नाइन्थ चैप्टर है, जिसका टॉपिक है मृदा। जिसका टॉपिक क्या है? मृदा या मिट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं? सॉइल। मृदा से हम लोग भली भांति परिचित हैं। जितनी भी फसलें उगती हैं वह सारी की सारी लगभग कहाँ? मृदा में उगती हैं। मृदा का विभिन्न रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के खिलौने देखे होंगे, आपने घड़ा देखा होगा, सुराही देखी होगी, इत्यादि चीज़ें किससे बनती? मृदा से बनती। मृदा में हम फसलों का भी उत्पादन करते। फसलों का क्या इस्तेमाल करते हैं? हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। या यूँ कहें, जितने भी हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं वह हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम रोटी खाते हैं, रोटी हम किसकी खाते? गेहूं की खाते। गेहूं का जो पौधा होता है वह कहाँ उगता है? वह मृदा में ही उगता है। तो हम कह सकते हैं कि मृदा बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और अपने निवास स्थान कहाँ बनाते हैं? मृदा यानी कि भूमि पर बनाते हैं। चलते फिरते किस पर हैं? मृदा यानी कि भूमि पर ही चलते फिरते हैं। अगर मृदा ना हो तो क्या हम लोग सरवाइव कर सकते? बिल्कुल नहीं। कैसे सरवाइव करें? कितने दिन आप लोग महासागर में रह सकते हैं? वो एक जली स्तर है और हम बात कर रहे हैं आज मृदा की। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं मृदा के बारे में। देखिए, मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि पर हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। अब बात करते हैं, मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहली और बूझों ने मृदा में से एक केचुए को बाहर आते देखा। पहली ने सोचा, क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं? ये हम सभी लोग जानते हैं कि मृदा के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, कीड़े मकोड़े निवास करते हैं। देखिए, चित्र आपको दिखाते हैं। 9.1 मृदा से नमूने एकत्र करते बच्चे। देखिए, जो बच्चे ये क्या कर रहे हैं? मृदा से कुछ नमूने एकत्रित कर रहे हैं कि क्या कहीं की मृदा अलग होती है। कि जैसे भारत की ले लें, उत्तर भारत की मृदा कैसी है, दक्षिण भारत की मृदा कैसी है, पूर्वी भारत की मृदा कैसी है और पश्चिमी भारत की मृदा कैसी। क्या इन मृदा में भी अंतर होता है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हम मृदा एकत्रित करते और उसमें अंतर की एक सूची भी बनाते हैं। जैसे बगीचे की मृदा कैसी है, उसमें घास कैसी होगी, जंतु कैसे होंगे, कोई अन्य चीज़ कैसी होगी। सड़क किनारे की मृदा कैसी होगी, ऐसे स्थान की मृदा जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो, या पहाड़ों की मृदा कैसी होगी, या मरुस्थल की मृदा कैसी होगी। इन सभी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को हमें मिलता है। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। देखो दोस्तों, प्लास्टिक से क्या होता है, आपकी मृदा जो है वह बंजर हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता। मृदा की एक विशेषता होती है, कोई चीज़ ऐसी उसके अंदर जाती है, जैसे पत्तियाँ जाएँ, फूल जाएं, या कोई जानवर को दफनाया जाए, या पेड़ लकड़ी जाए, तो वह क्या करती है? उसको धीरे धीरे अपघटित कर लेती। लेकिन प्लास्टिक क्या हुआ है? अपघटित नहीं होती, लंबे समय तक वहीं पड़ी रहती है, जिससे मृदा क्या होती? बंजर होने लगती है और किसी भी प्रकार के वहाँ पेड़ पौधे और फसल का उत्पादन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका यानी कि प्रोफाइल क्या होता है? मृदा अनेक परतों की बनी होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है कि मृदा जो होती है वो काफ़ी परतों से बनी होती है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 9.2। थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लीजिए। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए और उसमें मुट्ठी मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए।
जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे रखा रहना दीजिए। ऐसे हम इसको रख देंगे। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और उसमें महसूस कीजिए क्या परिवर्तन हुए। देखिए हम आपको दिखाते हैं चित्र 9.2। देखिए तो जो बजरी है वह नीचे बैठ जाएगी, बालू मिडिल में रहेगी, मृतिका बीच में रहेगी, जल बीच में रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, ह्यूमस। यानी कि ये एक प्रैक्टिकल था जिससे हमें पता चला है कि मृदा की इतनी परतें होती हैं। दोस्तों ऐसा आप प्रैक्टिकल खुद कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि रियली ऐसी परतें होती हैं। देखिए क्या आपको कांच के ग्लास में विभिन्न आमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? बिल्कुल दिखाई दी हैं। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे? बिल्कुल दिखाई दे रहे। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस मतलब होता है नमी। क्या होता है ह्यूमस मतलब? क्या नमी होती है। सड़े गले पदार्थ मिट्टी में हो जाते हैं, मिट्टी आप खोदो तो क्या होता है, ह्यूमस यानी कि ठंडापन फील होता है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। अपक्षय मतलब टूटना। और मिट्टी बनना एक बहुत धीरी यानी धीमी क्रिया है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगती हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। हम आपको चित्र दिखाते हैं 9.3 मृदा परिच्छेदिका। देखिए आधार सेल, सी संस्तर, बी और ए। देखिए ऊपर क्या है, हम सिर्फ ऊपर वाली ही परत देख पाते हैं। ए संस्तर स्थिति, बी संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति और आधार सेल। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को ही देखते हैं, इसकी नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल में ही खोदी गई खाई के फारसों यानी पार्श्व भाग, जो खुदा हुआ भाग है, देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। आपने देखा होगा कोई पौधा आप मृदा में लगाते हैं, कुछ समय बाद उसको आप पानी देते रहिए, वह वृद्धि करने लगता है। तो वह पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? वह मिट्टी के नीचे से पोषण प्राप्त करता है और जड़ों के माध्यम से खनिज, लवण और जल का ऊपर वो यानी कि अवशोषण करता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। यानी कि जितने कीट वगैरह होते कहाँ रहते? भूमि के नीचे ही निवास करते हैं। आपने देखा होगा भूमि में छेद बनाकर रहते हैं, यानी कि बिल बनाकर भी रहते हैं। सांप वगैरह भी भूमि के अंदर निवास करते हैं। चूहे देखिए भूमि के अंदर अपना बिल बनाकर रहते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक संयंत्र यानी कि घनी होती है। और बी संस्तर स्थिति यह मध्य परत कहलाती है। अब बात करते हैं तीसरी परत की। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। अब बात करते हैं मृदा के प्रकार में। किसकी बात करते हैं? मृदा के प्रकार। आपने सुना होगा बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में आपने सुना होगा।
दोस्तों वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी बहुत बातें इसमें जरूर बताऊंगा मृदा के प्रकार में। जैसा कि आप जानते हैं, शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है, यानी कि बड़े कण होंगे तो वह क्या कहलाएगी? बलुई मृदा कहलाएगी। यदि बारीक यानी कि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होगा तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दुमटी यानी कि दोमट मृदा कहलाती। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में किया जा सकता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है, यानी कि उसमें क्या होती है? एयर भरी हुई होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है। यानी कि अगर हम सोचें कि पानी को रोक दें बालू में तो उसको हम नहीं रोक सकते, वह ऑटोमेटिक जल्दी से बह जाएगा। देखिए, मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है। यानी कि जो चिकनी मिट्टी होगी उसके अंदर वायु कम होगी, वह पानी को बांध कर रखेगी, यानी कि पानी को जकड़ कर रखेगी। और जब मिट्टी गीली हो जाएगी तो हल चलाना भी दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है? फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होती? वायु कम होती, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। ध्यान रखिएगा, हल्की मृदा कौन सी है? बलुई। और भारी मृदा कौन सी? वह काली मृदा होती। काली मृदा यानी चिकनी मृदा, सॉरी। और काली मृदा में तो हम कपास का उत्पादन करते हैं। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। ह्यूमस मतलब नमी। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 9.3। मृणमयी, दुमटी और बलुई मृदा के नमूने हम एकत्रित करते हैं। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लेते हैं। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इसमें मृदा का गोला बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? गोला। देखिए, जैसा कि चित्र 9.4 में दिया गया। देखिए, ए में क्या कर रहे हैं? ये गूंथ रहे हैं। बी में क्या किया? इन्होंने ढेर बना दिया है। और सी में क्या किया? इन्होंने गोलाकृति दे दी। डी में बेलन आकार दे दिया। ई में क्या? एक सर्किल इन्होंने बना दिया। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे या आपने देखा भी होगा कि जो मिट्टी है इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं। जैसे गर्मियों में हम घड़े का पानी पीते हैं, सुराही का पानी पीते, या मिट्टी से अन्य प्रकार के बर्तन भी बनाए जाते हैं। तो ये बर्तन आपने बनते हुए नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो पर देख सकते हैं। और इसका प्रोसेस क्या होता है? मिट्टी एकत्रित की जाती है, उसको छाना जाता, कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं, साफ़ सुथरा किया जाता है और कुछ दिनों तक 2-4-5 दिन के लिए उसको पानी में डुबोकर रखा जाता। फिर उसको छन्ने से छान कर, गूंथ कर, फिर चाक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मन मुताबिक आप उनको
अपना खिलौना या घड़ा या सुराही बना सकते या कुल्हड़ बना सकते जिससे हम चाय पीते हैं, और इससे किसी भी प्रकार का दोस्तों प्रदूषण नहीं होता। लेकिन प्लास्टिक से प्रदूषण होता है और वह प्रदूषण बहुत हानिकारक भी होता है। देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें, जैसा कि दिया गया कि किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए, जैसा दिया गया। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूने के साथ हम कर सकते हैं। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है उससे उनकी मनचाही आकृति कितनी सुविधाजनक है, इसका बिल्कुल निर्भर करता है कि अब बालू वाली मिट्टी से आप खिलौने नहीं बना सकते, बट चिकनी मिट्टी से आप आराम से खिलौने बना सकते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं मृदा के गुणों की। तो आपने मृदा की कुछ उपयोगी की सूची आप बना सकते हैं कि मृदा का आप कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। गमलों में इस्तेमाल करते, बगीचे में इस्तेमाल करते, खेतों में प्रयोग करते हैं, या उनसे हम कुल्हड़ बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, या कुछ ऐसी सामान भी बनाते हैं, या खिलौने भी मिट्टी से बनाए जाते हैं। आप गणेश लक्ष्मी देख लीजिए, मूर्ति किसकी, मिट्टी की ही तो बनी होती हैं, ज़्यादातर मिट्टी की बनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मृदा में जल अंतःस्रवण दर। बूझो और पैली ने 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आमाप के 2 वर्ग अंकित किए, यानी कि 50x50, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने 2 समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो जाता है। हम कच्ची सड़क, या यूँ देखें बारिश होती है तो क्या होता है, जहाँ कच्ची सड़कों पर पानी होता है वह कहाँ चला जाता है, वह भूमि उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती। यही जाकर भूमि जल का निर्माण करते हैं, जो कि भूमि जल हमें पीने के लिए सहायक है। और मैंने आपको बताया था कि जो पानी पीने लायक है उसमें में से 1% आपका भूमि जल है, 1.5% बर्फ के रूप में यानी कि ध्रुवों के रूप में सुरक्षित है, और महासागरों में कितना पानी है, 97.5% है। यानी कि टोटल 2.5% पानी ही पीने लायक है, जिसमें से 1% आपका जो पानी है वह भौम जल के रूप में सुरक्षित है, और 1.5% पानी कहाँ है, ध्रुवों के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में सुरक्षित है। यदि दोस्तों संभव हो तो एक आमाप के 3 छोटे छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें। यदि पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उनका उपयोग करें। देखिए चित्र 9.5, अंतःस्रवण दर को मापना। देखिए किस तरीके से मापने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं चित्र में। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहाँ पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा दें। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय नोट कर लें जब आपने जल डालना आरंभ किया था। अब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित यानी कि अंतःस्रावित हो जाएगा और पाइप आपका जो है वह खाली हो जाएगा। ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल की मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना हम लोग कर सकते हैं। इसका सूत्र देखिए दोस्तों, अंतःस्रवण दर ml/मिनट यानी कि मिलीलीटर प्रति मिनट होगी, जिसमें जल की मात्रा मिलीलीटर में होगी और अंतःस्रवण की जो अवधि होगी वह मिनट में होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो हमें क्या निकालनी, दर निकालनी। तो 200/20 कर देंगे और भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिलीलीटर प्रति मिनट आंसर आपका आ जाएगा। अपने दल द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रवण दर की गणना कर सकते हैं, यानी कि आप अंतःस्रवण की दर को आप आराम से अब दोस्तों आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको सूत्र भी बताया है। अब देखते हैं मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा
कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप हो रही है, यानी कि कांप रही है, एकदम कांपते हुए धुआं जैसा उठ रहा है, हल्का सा कांपती हुई दूर से आपको दिखाई पड़ेगी। अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है जैसे आग के अलाव से उठती। ऐसा क्यों? ये चीज़ हम आपको क्रियाकलाप में बताते हैं। देखिए क्रियाकलाप 9.5। एक क्वथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसे कुछ समय तक किसी लौ पर गर्म कीजिए और क्वथन नली का परीक्षण कीजिए। देखिए गर्म करने पर क्या होता है, हमको चित्र दिखाते। 9.6 मृदा में से नमी हटाना। ये देखिए स्टैंड है, ये बर्नर है, मृदा का नमूना है, ये क्वथन नली, जल की कुछ बूंदें हैं। मृदा को गर्म किया तो उससे क्या, नमी बाहर की ओर निकल जाती है। निकलती कि नहीं निकलती है? क्या आपको कहीं जल की बूंद दिखाई देती है? यदि हाँ तो किस स्थान पर? ऊपर की ओर ही दिखाई पड़ेंगी। गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जल वाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप प्रतीत होती है, यानी कि कांपती हुई प्रतीत दिखाई पड़ती है, जैसे कांप के ऊपर वह वायु निकल रही हो। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को आप खुद ही महसूस करें और समझें। मृदा द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, ये चीज़ मैं आपको क्रियाकलाप 9.6 में बताने वाला हूँ। क्रियाकलाप 9.6 को देखते हैं। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार अभी हम दिखाएंगे कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाइए, फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिस कर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को माप कर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाए। अब देखते हैं कैसे। ये देखिए चित्र 9.7 मृदा में जल का अवशोषण। एक बीकर है, फिल्टर पत्र बना लिया, कीप बना ली। अब हम क्या करें, पानी डाल रहे, ड्रॉपर से डाल रहे कि नहीं डाल रहे, और जब तक डाल रहे जब तक पानी नीचे रिसने ना लगे। तो मृदा का द्रव्यमान भार कितना है, 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन क्या होगा, VmL। यानी कि मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन का सूत्र क्या होगा, U माइनस VmL, यानी कि मिलीलीटर। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान का होगा, क्या होगा, U माइनस V ग्राम में, क्योंकि हम किसी वस्तु को तौलते हैं तो ग्राम में ही तौलते हैं, यानी कि ग्राम या किलोग्राम, बात एक ही होती है। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, U माइनस V अपॉन 50 गुणा 100 करके। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ हम दोहरा सकते हैं और विभिन्न परिणामों तक पहुंच सकते हैं और चेक कर सकते हैं दर किस तरीके से रही है, और अपने दोस्तों में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार की मृदा के साथ ऐसा हम कर सकते हैं और भौम जल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब बारिश होती तो होती किस पर, मृदा पर ही तो होती है। वह क्या करती, कुछ समय तक आप पानी भरा हुआ देखते हैं, बारिश हुई पानी भरा हुआ है मृदा की सतह पर। आप कुछ समय बाद देखते हैं, चाहे 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 घंटे 6 घंटे, ऐसे में आप देखते हैं कि जो ऊपरी सतह पर जल था वह धीरे धीरे अवशोषित होकर मृदा के नीचे वाले हिस्से में जाने लगता है। तो यह कहाँ जाता है, ये भौम जल स्तर को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो जल यानी पीने वाले पानी की है वह कमी की पूर्ति करता है। अब बात करते हैं मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायवीय कारक हैं।
जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयोगी है। या यूं कहें लगभग सभी फसलों के लिए दोनों मृदाएं जरूरी होती हैं। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, यानी कि अधिक होती, ज़्यादा समय तक ये पानी को अपने अंदर समाहित करके रख सकती है। धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें जल की निकासी आसानी से हो सके। कपास के लिए क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था कपास के लिए काली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमयी मृदा में उगाई जाती हैं, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती हैं। क्या होती हैं? अधिक वह उर्वर होती हैं। देखिए हम आपको चित्र दिखाते हैं 9.8 मिट्टी के बर्तन। देखिए किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। पहले ये लोग मिट्टी लाते हैं, फिर उससे कंकड़ निकाल देते हैं और भी जो कचरा होता है उसे भी निकाल देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? गीला कर देते हैं। फिर 4-5 दिन तक पानी में सुरक्षित रखते हैं। फिर इसको छन्ने के माध्यम से छानते हैं। उसके बाद चाक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मनचाही आकृति इस मिट्टी को ये प्रदान करते हैं। उससे घड़े भी बनाते हैं, सुराही भी बनाते हैं, कुल्हड़ भी बनाते हैं और इस मृदा से विभिन्न प्रकार के खिलौने या गणेश लक्ष्मी भी बनाए जाते हैं। और मृदा अपरदन के बारे में हम आपको बता दें, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। जब मृदा की ऊपरी सतह हट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपरदन या मृदा अपरदन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है। इससे पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनों उन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास कीजिए। यानी कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे मृदा अपरदन दोस्तों ना हो। अब देखते हैं सारणी 9.2। मृणमयी मृदा में हम कौन कौन सी फसलों को उगा सकते हैं? गेहूं, चना या आदि फसलें उगा सकते हैं। यह फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। धान के रोपण के लिए भी ये मृदा बहुत आवश्यक होती है। और मैंने आपको बताया कि आप अंतःश्रवण दर भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऊपर सूत्र भी दोस्तों बताया। अब देखते हैं क्या प्रमुख शब्द। तो इसमें मृणमय, ह्यूमस, दुमटी, अंतःश्रवण, आर्द्रता, बलुई, जल धारण, संस्तर स्थिति, अपरदन, मृदा परिच्छेदिका, मृतिका। अब देखते हैं आपने इसमें से क्या सीखा है। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन असंभव भी है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। मृणमयी, दुमटी, बलुई। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःश्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमयी मृदा में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृतिका यानी कि चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहती है। मृदा जब अपने आप में पानी को सुरक्षित रखे, समाहित रखे, तो इसे क्या कहेंगे? आर्द्रता कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। मृतिका चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है।
अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। देखिए इसमें क्या दिया गया, पहला प्रश्न दिया गया है शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। तो मृदा में क्या होता है, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था मृणमयी मृदा में। ये बहुत लंबे समय तक अपने अंदर पानी को समाहित रख सकती है। तो ये कौन सी मृदा है, मृणमयी मृदा होती है, जो फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम ए और बी की वस्तुओं को आपस में हमें मिलाना है। तो देखिए कॉलम ए को का नंबर, जीवों को आवाज़ देने वाली, जो जीवों को आवाज़ देती है वह किस प्रकार की मृदा होती है, वह होती है सभी प्रकार की मृदा। कैसी मृदा होती, सभी पर, क्योंकि रहने के लिए क्या चाहिए, हमें मृदा चाहिए। ज़मीन पर ही तो घर बनाओगे, तो ऐसा नहीं कि ज़मीन से 2 फुट ऊपर बना लो घर, इसलिए मृदा होना बहुत ज़रूरी। जीवों को आवाज़ कौन देगी, सभी प्रकार की मृदा। खा नंबर देखो, मृदा की सबसे ऊपरी परत कैसी होती है दोस्तों, जो वह होती है गहरे रंग की। अब देखते हैं गा नंबर, बलुई मृदा। बलुई मृदा कैसी होती है, बलुई मृदा क्या होती है, इसमें बड़े कण होते हैं और इसलिए पानी को लंबे समय तक अपने में सुरक्षित नहीं रख पाती है। अब देखते हैं घा नंबर, मृदा की मध्य परत। जो मृदा की मध्य परत होती है वह क्या होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती। ह्यूमस की मात्रा ऊपर ही पाई जाती है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे मध्य में, लेकिन जो आपकी वो होती है उसमें मृदा की मध्य परत, उसमें इतनी ह्यूमस की मात्रा नहीं होती, थोड़ी सी कम होती। देखिए 4 नंबर, मृणमयी मृदा क्या है, सघन छोटे कण वाली। हमने आपको अभी बताया था जो मृणमयी मृदा है वह सघन छोटे कण वाली होती, जिसके कारण वह लंबे समय तक पानी को अपने अंदर सुरक्षित रख सकती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो मृदा कैसे बनती है, आपने पढ़ा है चैप्टर में कि पहाड़ों और चट्टान धीरे धीरे टूटने लगते हैं और जब ये टूटते हैं तो ये मृदा का निर्माण करते हैं। और क्या होता है, जब आंधी, तूफान, वायु और जल की क्रियाओं द्वारा ये चट्टान जो होते हैं या पहाड़ होते हैं, इनके कण धीरे धीरे टूटते रहते हैं और ये छोटे छोटे कण क्या करते हैं कि ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ये ह्यूमस और कार्बन यानी कि कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। समझिए, जब चट्टानें धीरे धीरे टूटती हैं तो इससे मृदा का निर्माण होता, और मृदा बनने का मतलब है ये एक बहुत धीमी क्रिया है, बहुत धीमी प्रक्रिया है। और जब चट्टानों या कि पहाड़ों के धीरे धीरे कण टूट जाते हैं तो यह किसमें मिल जाते, ह्यूमस में जाकर मिल जाते हैं, यानी कि कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। और हमने आपको परत के बारे में बताया था, जैसे कोई खाई वगैरह खुदाई करते तो आप परतों, उसमें आप परतों को डायरेक्ट देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, मृणमयी मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। देखो दोस्तों, हम बता दें आपको मृणमयी मृदा के बारे में। सबसे पहली बात, इसके जो कण होते हैं वे सघन होते हैं, सघन यानी बहुत पास पास होते, जिसके कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती। यह अपने अंदर लंबे समय तक पानी को समाहित या सुरक्षित रख सकता है, जिसके कारण इसमें नमी होती, ह्यूमस होती, और यह बहुत अधिक उपजाऊ होती। किसके लिए, फसलों के लिए। लगभग सभी फसलों के लिए मृणमयी मृदा जो होती वह उपयोगी होती है। इसमें गेहूं, चना, धान आदि भी फसलें उगाई जा सकती हैं और पानी को अपने आप में यह सुरक्षित कर ही लेती है। लेकिन अगर बात करें दालों की, तो दालों के लिए जो सुरक्षित रख सकती है, दालें किस प्रकार की मृदा में उगाई जाती है, वह बलुई मृदा होती है। बलुई मृदा में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते, वह पानी को अपने से आराम से निकाल देते, ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। मूंग की दाल ले लो या अन्य दालें ले लो, लगभग सभी प्रकार की दालें बलुई मृदा में ही उगाई जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते 6। देखिए 6 नंबर, मृणमयी मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए मृणमयी मृदा सबसे पहले समझ लीजिए, ये चिपचिपी और गीली होती है। कैसी होती, ये चिपचिपी और गीली होती है, अपने अंदर लंबे समय तक पानी को समाहित रखती है और इसके कण कैसे होते, सघन होते हैं। ये फसलों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। लेकिन जब ये गीली हो जाती है तो इसमें हल
अधिक नहीं चला सकते, हल चलाने में प्रॉब्लम होती है। और ये अपने अंदर पानी को भी रोक लेती है, इसके कण भी बहुत छोटे होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं। अब बात करते हैं बलुई मृदा। बलुई मृदा में क्या होती है कि जो बलुई मृदा होती है वह चिपचिपी नहीं होती और ना ही अधिक गीली होती है, और इसके कण क्या होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं और इसके कण सघन नहीं होते, जिसके कारण ये अपने अंदर पानी को रोक नहीं पाती है। ये कपास, मूंग, खीरा, सब्जी आदि के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में समय से थोड़ा पहले, यानी कि मार्च में तकरीबन ककड़ी या अप्रैल की स्टार्टिंग में ककड़ी और खीरा आने लगता है। वह कैसे आने लगता है, वह किसी न किसी नदी के किनारे बलुई क्षेत्र में उगाए जाते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि बलुई क्षेत्र में सब्जियां आराम से आप उगा सकते हैं। और दोस्तों, ये मिट्टी जब गीली हो जाती है तो हल आराम से इसमें आप चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होते। इसके जो कण होते वह बड़े अनुपात में होते हैं, दैन किसकी अपेक्षा, मृणमयी मृदा की अपेक्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। देखिए दोस्तों, यह रहा चित्र आपका मृदा परिच्छेदिका का। इसको आप ध्यान से देख लें, यह चित्र समझ लें, जान लें और इसको अपनी नोटबुक में आप लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते 8। रजिया ने खेत में अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःश्रवण की करने में 40 मिनट लगे। अंतःश्रवण दर परिकलित कीजिए, यानी कि 200 ml जल को अंतःश्रवण करने में उसे 40 मिनट लगे। अंतःश्रवण दर परिकलित कीजिए। मैं आपको सूत्र दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखिए सूत्र अंतःश्रवण दर का क्या दिया गया, जल की मात्रा बटे अंतःश्रवण की अवधि। तो ये सूत्र आप देख लीजिए, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। उसमें 200 ml दिया था और बटे कितना करना था, 40 करना था। तो 4 पंचे 20, यानी कि 5 ml आंसर उस क्वेश्चन में आपका आ जाए। आप लोगों ने पिछले चित्र में मैंने आपको इसी में दिखाया है। तो इसमें क्या करना, 200 बटे हमें 40 करना, 0 0 काट दीजिए, 4 पंचे 20 कर दीजिए, 5 ml प्रति मिनट जो आपकी अंतःश्रवण दर वह आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो पहले समझ लो मृदा प्रदूषण होता कैसे। सबसे पहले आप समझ लो, विभिन्न प्रकार के आप जो प्लास्टिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह पॉलीथीन हो, चाहे वन डे यूज वाली प्लास्टिक हो, वन टाइम यूज करने वाली प्लास्टिक हो, इनको करते क्यों, आप डायरेक्ट भूमि में फेंक देते हो। इससे क्या होता है, ये लंबे समय तक भूमि में पड़े रहते, अपघटित तो होते नहीं हैं। जब ये अपघटित नहीं होंगे तो भूमि को यह पूर्णतया बंजर कर देंगे। तो इसलिए प्लास्टिक या पॉलीथीन की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप मिट्टी में ना फेंकें। अब ले लीजिए फैक्ट्री या इंडस्ट्री, इनमें जो विभिन्न प्रकार का कचरा निकलता है वह सीधा हम लोग क्या करते हैं, भूमि पर फेंक देते हैं। तो उससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरक की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। इसलिए औद्योगिक कचरे में संशोधन करके ही हमें कचरे को फेंकना चाहिए। और फैक्ट्री का जो गंदा पानी है उसे भी हमें डायरेक्ट भूमि में ऐसे नहीं निकलना चाहिए, उसे भी हमें फिल्टर या संशोधित करके ही डालना चाहिए। और दोस्तों, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, यानी कि केमिकल जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, खाद बोलते हैं जिनको, रासायनिक खाद बोलते हैं, उनका भी हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि रासायनिक उर्वरक से जो उत्पादन क्षमता वह बढ़ जाती है, लेकिन प्रदूषण भी होता है और हेल्थ को भी दोस्तों खतरा रहता है। अब बात करते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन का ही मतलब है कि जो मृदा की ऊपरी सतह है उसका गायब हो जाना, उसका चला जाना। तो वो कैसे चली जाएगी, या उसको चली कब जाती है, जब वहाँ पर पेड़ वृक्ष आदि ना हो, पवन चल रही हो, हवा चल रही हो, या मिट्टी का बहाव हो, तो वह सब क्या करती है, मृदा की ऊपरी परत को बहाकर ले जाती है। अब इसको रोकेंगे कैसे, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। जो आपके पहाड़ी या पर्वतों वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे असम ले लो, उड़ीसा ले लो, मेघालय ले लो, उड़ीसा नहीं मेघालय वगैरह ले लो, इनमें हमें क्या सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए ताकि यह पेड़ पौधे सुरक्षित रहें और ऊपर से मिट्टी ना कटे। क्या और क्या करना चाहिए, जो घास वाले मैदान होते हैं, घास वाली भूमि होती है, उस पर चराई नहीं करनी चाहिए, यानी कि जानवर ना के बराबर चराने चाहिए। और ज़रूरत ना हो तो अनावश्यक फर्जी में ज़मीन की खुदाई भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी मृदा अपरदन होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्नलिखित वर्ग पहली के दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए।
बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, सीधे सीधे देखना है, इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है, तो वो क्या कहलाएगी, प्लास्टिक या पॉलीथीन। क्या हो जाएगी, पॉलीथीन आपकी हो जाएगी। पॉलीथीन ही सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए हानिकारक है। आपसे हम बताना चाहेंगे कि अगर आप पॉलीथीन के या प्लास्टिक के गिलासों में गर्म चीज़ का सेवन लगातार करते हैं तो कैंसर होने की संभावना 50% बढ़ जाती है। और कैंसर क्या होता है, अनियंत्रित कोशिकाओं की वृद्धि, यानी कि जब कोशिकाएं बढ़ती रहें, उन पर नियंत्रण न रहें, तो वह एक कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। अब देखते हैं 2 नंबर, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो वह क्या हो जाएगी, मृणमयी मृदा हो जाएगी। 4 नंबर देखिए, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है, तो यह कैसी हो जाएगी, दुमटी यानी कि दोमट मिट्टी हो जाएगी। मृदा परिच्छेदिका की परत कैसी होती, जो आपकी परत होती वह होती आधार शैल। कैसी होती, आधार शैल होती है। अब देखिए 8 नंबर, वनस्पति ना होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। ये कौन सी, पवन, आंधी, तूफान, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो क्या करेगी, ऊपरी परत को उड़ा ले जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है, तो यह कैसी हो जाएगी, यह हो जाएगी बलुई। बलुई में कण कैसे होते हैं, दूर दूर दोस्तों कण होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, पानी को भी अपने अंदर सुरक्षित नहीं रोक पाती। यह विभिन्न प्रकार की दालों और सब्जियों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या यूँ कहें मोटे अनाजों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता, तो यह क्या कहलाएगी, यह क्रिया कहलाती जल रोधक। वह कौन सी मृदा, वह दोस्तों है मृण जो मृदा होती है वह होती मृणमयी। क्या होती, मृणमयी मृदा होती है, जो उसके कण कैसे होते, सूक्ष्म कण होते हैं और पानी को अपने अंदर वह रोक सकती है लंबे समय तक। इसमें देखना ऊपर से नीचे। 2 नंबर देखिए, भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है, तो वह क्या होगी, मृदा होगी। पेड़ पौधे भूमि की ऊपरी परत पर ही तो होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। 3 नंबर देखो, पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपर्दन होता है। सीधी सी बात है, जब तेज हवाएं चलेंगी और वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मृदा का अपर्दन दोस्तों होगा। अब देखते हैं 6 नंबर, मृदा में जल के अवशोषण की क्रिया क्या है, तो यह है अंतःस्रवण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब देखते हैं, किसी स्थान की मृदा की काट पर छेदिका क्या कहलाती, प्रोफाइल कहलाती। क्या कहलाती, प्रोफाइल कहलाती है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी के वीडियो आपको 12th क्लास तक मिलते रहेंगे। बस आपको दोस्तों करना क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।